नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप अक्सर मेरे वीडियोस पर कमेंट करके मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियोस के माध्यम से आपको उन सवालों के उत्तर दे सकूं। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको विस्तार से उनके उत्तर दूं। और इस सिलसिले में पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है नागाराजू बंदी ने। नागाराजू का सवाल यह है कि उन्हें यूएस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है। वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। नागाराजू जी, यदि आपका डीमैट अकाउंट है और आपको एक लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तब आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं या फिर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, ऐसे में इंडेक्स फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि आप यूएस बेस्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यह होगा कि आप S&P 500 इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला सवाल। यह सवाल नहीं बल्कि एक सजेशन है जो कि विवेक कोहल जी ने मुझे दिया है। वो चाहते हैं कि मैं DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ पर वीडियो बनाऊं। विवेक जी, जब आप किसी इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो ध्यान रहे कि एक ही इंडेक्स फंड पर आधारित कोई भी इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ करीब करीब एक जैसा ही रहेगा। यदि आप मुझे कहें कि दो लार्ज कैप फंड्स को कंपेयर करना है तो यहां पर हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में काफी अंतर हो या उनकी स्ट्रेटेजी या फिर उनकी फिलॉसफी अलग हो सकती है। लेकिन जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो ये पैसिव फंड्स होते हैं और ऐसे में यदि मैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की बात करूं या उस पर आधारित फंड की बात करूं तो चाहे वो डीएसपी का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड हो या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, ये दोनों ही एक जैसे रहेंगे। इसमें मेरे पास कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए अलग से कुछ होगा नहीं, क्योंकि यदि आप किसी भी इक्विटी फंड यानी कि जो एक्टिवली मैनेज फंड है चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, वहां पर कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर वीडियो बनाकर उसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको बताऊं और उस पर मेरी राय भी दूं। लेकिन जहां तक सवाल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का है, यदि आप एक इंडेक्स फंड में और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेशक आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि इस फंड की कुछ विशेषताएं बताई जाएं तो मैं आपको बता दूं यहां पर कुछ भी अलग नहीं है। ऑलरेडी मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स पर वीडियो बनाया था, क्योंकि उस वक्त निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स पर बहुत सारे फंड्स नहीं थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड पर वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ भी एडिशनल बताने के लिए मेरे पास नहीं है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है पद्मावती ने। पद्मावती का सवाल यह है कि क्या वो आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड से SWP कर सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस फंड से SWP की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तो यस, इस फंड से SWP की जा सकती है। लेकिन यदि आप करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यह होगी कि आपको नहीं करनी चाहिए। वजह यह है कि जब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP रजिस्टर करते हैं तो वहां पर जिस फंड से आप SWP करना चाहते हैं वो या तो एक डेट फंड हो या फिर एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो, या थोड़ा सा यदि आप थोड़ा सा और अधिक जोखिम सहने की क्षमता रखते हैं तो ऐसे में एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से भी जानते हैं, इस तरह के फंड से SWP करना शायद सही हो सकता है। लेकिन बिजनेस साइकिल फंड या इस तरह के थीमेटिक फंड से और यहां तक कि किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से भी SWP करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह के फंड्स में उतार चढ़ाव की संभावना काफी अधिक रहती है। और ऐसे में यदि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो शायद इस तरह के फंड्स इस उद्देश्य के लिए सही नहीं होंगे।
और अगला सवाल पूछा है कोटम राजू प्रसाद ने। ये जानना चाहते हैं कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पर मैच्योरिटी के वक्त जो पैसा मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, यानी कि उसका रेट कैसे तय होगा। और साथ ही इनका सवाल यह भी है कि इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है क्या वो टैक्सेबल होता है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस मैच्योरिटी के वक्त उस वक्त सोने का जो प्राइस चल रहा होगा उसके आधार पर तय होगा और उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को उनका पेमेंट मिलेगा। और अब बात यह है कि जो उस पर रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स, यस वो अमाउंट टैक्सेबल है और आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब है, आप जिस स्लैब में आते हैं उस हिसाब से आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा, यानी कि वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, आपके इनकम में जोड़ दी जाएगी और आपको अपनी इनकम के हिसाब से उस पर टैक्स चुकाना हो। अगला सवाल भी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेकर ही है, जो पूछा है अमित असमवर ने। अमित जी का सवाल यह है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पर जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है तो बहुत कम है और ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट करने में शायद सक्षम नहीं होगा। हाउ इज द प्रॉफिटेबल कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन रेट? डेफिनेटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 2.5% का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर सिर्फ ये जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी बात नहीं है। समय के साथ गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे जिससे आपके सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन भी होगा, वहां पर गेन भी होगा। जब आप गोल्ड में निवेश करते हैं, आप भूल जाइए सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को, जब आप फिजिकल गोल्ड में निवेश करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है या एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि समय के साथ जिस हिसाब से सोने के प्राइस बढ़ेंगे उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। यहां पर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो सोने का प्राइस बढ़ेगा उसका जो फायदा आपको मिलेगा वो तो है ही है, उसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो यदि आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को सोने में निवेश के दूसरे विकल्प हैं उनसे कंपेयर करते हैं तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका फायदा उन विकल्पों के मुकाबले अधिक होने की संभावना है। लेकिन यदि आप और किन्हीं असेट से इसे कंपेयर करते हैं तो वो अलग बात है। रियल एस्टेट के अपने अलग रिटर्न्स हैं, इक्विटी के अलग तरह से रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की कंपैरिजन सोने के दूसरे विकल्पों के साथ, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश करने का एक बेहतरीन विकल्प है। अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल, जो पूछा है गणेशन वी ने। गणेशन ने बताया है कि वो 20,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं और उन्हें आज से 17 से 20 साल के बाद बच्चों की एजुकेशन और उनकी शादी वगैरह के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब वो 6,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहते हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस तरह से SIP बढ़ाकर और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहिए, साथ ही जो उनका लोन है उसको भी वो जल्दी रीपे करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या SIP बढ़ाना सही रहेगा या फिर उन्हें साल में 1 या 2 एडिशनल EMIs पे करके अपने लोन को जल्दी चुका देना चाहिए? तो गणेशन को यही सुझाव है कि आप अपनी EMI जैसे है वैसे ही पे करते रहें और एडिशनल अमाउंट जो आपके पास में है उसकी SIP स्टार्ट कर दें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।